नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है मीना की और मीना के छोटे बेटे रोहन की। रोहन की उम्र करीब करीब 2 साल की रही होगी तब उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। तब से मीना अपने बच्चे रोहन की माता पिता दोनों होने का फर्ज निभाते चली आ रही थी और मीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मीना के माता पिता उससे और उसके बच्चे रोहन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने तो ऐसे भी मीना का साथ कभी भी किसी भी हालात में नहीं छोड़ा था। तो आज जब मीना अकेली अपने छोटे बच्चे रोहन की परवरिश कर रही थी तो ऐसे में माता पिता उसका साथ कैसे छोड़ देते। मीना को जब उसके पति ने छोड़ा था तब वो अपने बेटे रोहन को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के यहाँ रहने के लिए चली गई थी। मीना के माता पिता के यहाँ किसी भी चीज़ की उसे और उसके बच्चे को कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। मीना पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी लेकिन उसने कभी भी जॉब करने की इसलिए नहीं सोची क्योंकि वो पूरी तरह से अपना घर परिवार संभालना चाहती थी। एक वक्त तक जब वो अपने पति के साथ थी तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बनाने और संवारने में लगा हुआ था। और कुछ वक्त बाद जब रोहन का जन्म हुआ तब उसका बाकी का सारा समय रोहन के साथ बीतने लगा। इस वजह से उसने कभी जॉब या कोई भी काम करने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब उसके पति के नहीं होने के वजह से उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आने लगा कि अब उसे किसी और वजह से नहीं तो कम से कम अपने बेटे रोहन की अच्छी परवरिश के लिए जॉब करना चाहिए। माता पिता ने इस बात को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा हमारा ये जो कुछ भी है ये तेरा है और तेरे साथ तेरे बच्चे का है, तो तुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतना है कि तेरी और रोहन की ज़िंदगी बिना किसी मुश्किलों के आराम से निकल सकती है, तो तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्यों मीना के दिमाग में ये बात हमेशा घूम घूम कर आती थी कि नहीं, सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे जॉब करना चाहिए, उसे अब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और इसी वजह से उसने धीरे धीरे अपने लिए जॉब सर्च करना शुरू किया। जब तक उसे जॉब नहीं मिली थी तब तक वो अपने ही शहर में आसपास के छोटे मोटे काम किया करती थी। उसके अलावा वक्त मिलने पर थोड़ा बहुत बच्चों के ट्यूशन्स भी लिया करती थी। लेकिन कुछ वक्त तक ऐसा चलता रहा और अब रोहन करीब करीब 5 साल का हो चुका था। अब ये बात मीना के दिमाग में बहुत ज़्यादा आने लगी थी कि अब तो उसे इस शहर से निकलना ही पड़ेगा अगर उसे कुछ बड़ा और अच्छा जॉब करना है। लेकिन मीना को इस चीज़ के लिए उसके माता पिता कभी भी हाँ नहीं कर रहे थे। इस वजह से वो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। लेकिन घर पर रहने के बाद भी वो बाहर के अच्छे अच्छे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी। उसके बार बार अप्लाई करने की वजह से एक कंपनी जो कि अभी तक की उसकी ड्रीम कंपनी थी, उसको कोई एक्सपीरियंस तो नहीं था लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके ग्रेड्स की वजह से उसका इंटरव्यू जैसा गया था उस बेसिस पर उसका सिलेक्शन हो गया था और उसे पैकेज भी अच्छा खासा मिल गया था। जितना वो अपने शहर में रहकर कमा रही थी उससे तो ज़्यादा ही था। इसलिए अब वो चाहती थी कि वो ये जॉब ज्वाइन कर ले। उसको अपने माता पिता से अब ये बात बतानी थी क्योंकि उसने इस जॉब के लिए
उनसे छुपकर अप्लाई किया था। उसने डरते डरते अपने माता पिता को ये बात बताई। माता पिता सुनकर खुश तो हुए, लेकिन उन्हें इस बात का काफ़ी बुरा लग रहा था कि उनके इतना समझाने और मना करने के बाद भी मीना ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, वो भी उनके शहर से इतने दूर। अब माता पिता कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी इस मामले में थोड़ी सी ज़िद्दी है और वो अपनी बेटी की बात को कभी भी नहीं काटते थे। तो आज जब वो अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर ऐसा सोच रही थी, तो वो उसका साथ नहीं देते, ऐसा कैसे हो सकता था। इसलिए माता पिता ने भी उसकी ज़िद पर हाँ बोल दिया। अब कुछ दिनों में मीना को वहाँ से जाकर अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी। मीना जब घर से निकल रही थी तो बार बार उसकी माँ को ऐसा एहसास हो रहा था कि मीना को नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है। वैसे भी ऐसा कहते हैं कि माँ के अंदर की जो फीलिंग्स होती है अपने बच्चों के लिए, वो ऐसी फीलिंग होती है कि अगर उसके बच्चे पर कोई भी खतरा आने वाला रहता है तो वो माँ महसूस कर सकती है। और शायद ऐसा मीना की माँ के साथ भी हो रहा था। उन्होंने मीना को हर तरह से समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन मीना इन सारी बातों को ये कहकर टाल रही थी कि माँ, वैसे भी आप लोग तो ये चाहते ही नहीं थे कि मैं ये जॉब करूं, और अब जब मेरी बारी आ रही है इस शहर से जाने की, तो आप मुझे अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की दुहाई दे करके रोक रहे हो। ये गलत बात है माँ, ऐसे मत रोको, मुझे जाने दो। और मैं छुट्टियों में यहीं तो आऊँगी ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ, आप चिंता मत करो, आप मुझे जाने दो। माँ को इतना समझाने के बाद भी मीना की माँ का मन बिल्कुल इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन कई बार बोलने के बाद भी जब मीना नहीं मानी, तो माँ ने भी थक हार कर चुप रहना ही सही समझा और मीना के जाने की तैयारियां करने लगी। उसके और रोहन के ज़रूरत की हर एक छोटी बड़ी चीज़ जो भी वो दे सकते थे या जो भी मीना यहाँ से लेकर जा सकती थी, वो सारी चीज़ें मीना की गाड़ी में रखवा दी गई। मीना को उसकी ये गाड़ी उसके माता पिता ने ही दी थी। मीना उसी गाड़ी में बैठकर खुद ड्राइव करके अपने बच्चे को वहाँ तक लेकर जाने वाली थी और सारा सामान गाड़ी में उस हिसाब से रख दिया गया और अब मीना को जाना था। मीना के जाते वक्त माता पिता का चेहरा बिल्कुल उदास और उतरा हुआ था, लेकिन मीना ने जाने का मन पूरी तरह से बना लिया था। मीना अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई और मीना आज सुबह निकली थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक अपने जगह पर पहुँच जाना था, मतलब जहाँ उसे जाकर जॉब ज्वाइन करनी थी। अगर वो रास्ते में रुकते हुए भी जाती, फिर भी वो रात के ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक उस जगह पर पहुँचने वाली थी और अगले दिन से उसे अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी। मीना वहाँ से निकल गई। वो रास्ता पहाड़ियों से होकर गुजरता था और पहाड़ियों के रास्ते में काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी उतार चढ़ाव वाली सड़कें थी। मीना की ड्राइविंग काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मीना के माता पिता को ये पता था कि वो गाड़ी अच्छे से ड्राइव करके लेकर चली जाएगी, वरना वो एक ड्राइवर भी साथ में ले जाने के लिए बोल रहे थे। मीना ने उस चीज़ के लिए भी मना करते हुए कहा, अरे मम्मी पापा, आप लोग तो हद करते हो। आप लोग जानते हो मैं इतनी साल से ड्राइविंग कर रही हूँ, आपको अभी तक मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं हुआ है क्या? मैं जा रही हूँ, मुझे जाने दो। अब वैसे भी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, और आप ऐसे मेरे बच्चे के सामने करोगे तो कैसे चलेगा? ये सारी बातें सुनकर माता पिता ने उसे अकेले ही अपने बच्चे के साथ ड्राइव करके जाने के लिए परमिशन दे दी थी। मीना निकल चुकी थी और अब मीना ने जाते वक्त ये भी कहा था कि मैं वहाँ पहुँचकर पहले सब कुछ सेटल करने वाली हूँ,
तो मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए 1 से 2 दिन का मुझे टाइम देना। मुझे जब खुद टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को फ़ोन करके आपसे बात कर लूँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होना। माता पिता मीना के फ़ोन का ही इंतज़ार कर रहे थे। लगभग मीना को वहाँ से गए हुए 2 दिन निकल चुके थे और अब मीना को जहाँ पर जाकर जॉब ज्वाइन करनी थी, वहाँ से मीना के माता पिता को एक कॉल आया और उस कॉल में मीना के बारे में पूछताछ की जा रही थी कि मीना आपकी ही बेटी है ना, और वो सच में जॉब ज्वाइन करने वाली थी, तो वो आई क्यों नहीं अभी तक। ये सुनते ही मीना के पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या क्या कहा आपने? मीना अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मीना यहाँ से 2 दिन पहले निकल चुकी है और वो तो अपने टाइम पे ही वहाँ पहुँचकर जॉब ज्वाइन करने वाली थी। आपने एक बार ठीक से चेक किया? मीना वहाँ पहुँची नहीं है। उधर से फ़ोन पर जवाब आया, अगर मैंने चेक नहीं किया होता तो मैं आपको क्यों फ़ोन करती। मीना यहाँ नहीं आई है और सीनियर्स उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो सच में ये जॉब ज्वाइन करना चाहती है या उसके जगह पर हम किसी और को अपॉइंट कर लें। आप जैसा भी हो कंफर्म करके हमें ये बात बता दीजिए। ये बात सुनने के बाद पिता को मीना के जॉब ज्वाइन करने की अब बिल्कुल चिंता नहीं थी। अब उनकी चिंता थी कि अगर मीना उस दिन ठीक समय पर यहाँ से निकल गई थी तो गई कहाँ। अभी तक उसने वो जॉब वहाँ पहुँचकर ज्वाइन क्यों नहीं की। अब मीना और उसके माता पिता को बहुत चिंता होने लगी थी। उन लोगों ने वहाँ पर तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करना सही समझा। वो दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने अपने बेटी के वहां से 2 दिन पहले चले जाने की खबर बताई और ये भी बताया कि वो उसी रात वहाँ पहुँचने वाली थी, लेकिन वहाँ कंपनी से कॉल आया है कि मीना अभी तक ना तो वहाँ पे पहुँची है और ना ही उसने जॉब ज्वाइन की है। हमें बहुत चिंता हो रही है, आप प्लीज़ पता कीजिए कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर मेरी बेटी और मेरे नाती के साथ कुछ हो गया है। पुलिस वालों ने कंप्लेन लिख ली और उन्होंने अपने तरह से जो भी तफ्तीश करनी थी वो शुरू कर दी। उनके सारे पूछताछ और जहाँ जहाँ वो इंक्वायरी कर सकते थे वो सारी इंक्वायरीज करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। मीना के माता पिता अब पुलिस की इस तफ्तीश से भी खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि पुलिस शायद इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रही है। उनके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग कंप्लेंट है, लेकिन उनके लिए ये उनकी बेटी और नाती के ज़िंदगी का सवाल है। क्या पता उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी हो गई हो जो बात वो अपने दिमाग में भी लाकर दहल जा रहे थे। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर अब खाए जा रही थी कि अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो अभी तक मीना ने कॉल भी नहीं किया। अब मीना को गायब हुए लगभग 4 दिन बीत चुके थे और 4 दिन के बाद अचानक मीना की मौसी का फ़ोन आया। मीना की मौसी जो कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया करती थी और उनको अक्सर सपने में होने वाली आगे की चीज़ें कभी कभार थोड़ी थोड़ी दिख जाया करती थी। कई बार उनको इन सपनों का मतलब समझ में आता था और कई बार नहीं आता था। इस बार उनके सपने में मीना का बेटा रोहन दिखाई दिया था और रोहन डर से चीख रहा था। वो अजीब तरीके से किसी गाड़ी के सीट के पीछे बैठा हुआ घबरा रहा था। यही सपना उन्हें जब दिखाई दिया तो वो डरकर उठ गई और उन्होंने तुरंत मीना के माता पिता को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, मीना का अभी तक कुछ पता चला है कि नहीं चला है? मुझे अब
बहुत डर लग रहा है दीदी, मुझे कुछ अनहोनी होने की आशंका हो रही है। मीना की माँ फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, यही बात तो मेरे दिमाग में पता नहीं कब से चल रही थी। मैंने मीना को यहाँ से जाने के लिए भी मना किया था। मुझे खुद अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था कि मीना के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन मीना ने इसे मेरा अंधविश्वास बताकर मुझे ही झुठला दिया और यहाँ से चली गई। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन तुमने जो भी सपने में देखा वो कहाँ था, कैसा था, कुछ समझ में आए तब तो हम कुछ करें। फिर मीना की मौसी ने कहा, दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कल के कल आपके पास पहुंचती हूं और हम तीनों जाकर मीना और रोहन को खुद ढूंढेंगे। वैसे भी हमें पता है वो जिस जगह जा रही थी वो किस रास्ते से जा रही थी। हम वो चीज़ें खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और अगले ही दिन मीना की मौसी वहाँ घर पर पहुँच चुकी थी। वो, मीना की माँ, मीना के पिता तीनों अब उसी रास्ते पर निकल चले थे जहाँ से उन्हें पता था कि मीना जाने वाली थी। उन्होंने उस रास्ते को अपने हिसाब से पूरी तरह से बारीकी से देखना और ढूंढना धीरे धीरे शुरू किया। रास्ता काफ़ी लंबा था, इस वजह से एक दिन में पूरे रास्ते की छानबीन करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अचानक एक दिन एक शादीशुदा जोड़ा रात में उसी पहाड़ी रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ उसी पहाड़ी रास्ते पर कोई औरत सड़क के किनारे खड़ी होकर लहूलुहान सी हालत में उनसे मदद मांग रही है। लेकिन वैसे रास्ते पर कोई भी गाड़ी रोकना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें चोर, डकैत, लुटेरों इन सारे लोगों का डर होता है। और ऐसी जगह पर ऐसे सुनसान रात में अगर कोई औरत अकेली खड़ी है तो ये बात कितनी सही हो सकती है, ये कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए वो जोड़ा वहाँ पर ना रुककर वहाँ से काफ़ी आगे जाकर उन्हें एक पुलिस स्टेशन मिला। वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन में उन लोगों ने उस औरत के उस तरीके से वहाँ खड़े होकर मदद मांगने की पूरी बात बता दी। अब पुलिस टीम वहाँ उस वक्त ही देखने के लिए पहुँच गई कि अगर सच में वो औरत उतनी ज़्यादा घायल थी तो वो या तो वहाँ पर गिर गई होगी या फिर वहाँ पर ही इंतज़ार कर रही होगी किसी मदद के आने का। लेकिन जब पुलिस टीम वहाँ पर चेक करने के लिए पहुँची तो वहाँ कोई भी औरत नहीं थी, ना ही वहाँ सड़क के उस हिस्से में कोई खून या खून के धब्बे थे, ना तो वहाँ कोई गाड़ी थी, ना ही कोई एक्सीडेंट का निशान। तो ये बात पुलिस वालों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर कोई औरत ऐसी घायल अवस्था में वहाँ पर खड़ी थी तो या तो उसका एक्सीडेंट हुआ होगा या तो उसको किसी ने चोट पहुँचाई होगी। तो अगर चोट भी पहुँचाई हो और उस औरत ने वहाँ पर खड़े होकर अगर मदद मांग रही होगी तो उसके खून की कुछ बूंदें तो वहाँ की ज़मीन पर गिरी होनी चाहिए थी। लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ पर सबूत ढूंढने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और थक हार कर वो पुलिस वाले वहाँ से वापस आ गए। इधर मीना के माता पिता और उसकी मौसी पूरी तरीके से जोर शोर से अपनी बेटी और अपने नाती के खोज में लगे हुए थे। वो हर एक उस रास्ते पर जा रहे थे और जहाँ जहाँ उन्हें ऐसा एहसास होता कि शायद किसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो उन पहाड़ी रास्तों पर या फिर गाड़ी फिसलकर खाई में गिर गई हो, वो उस जगह पर रुककर अपने हिसाब से चेक कर रहे थे और उनकी छानबीन ये चल ही रही थी। लगभग अब 6 दिन बीत चुके थे मीना के गायब हुए और खोजबीन करते हुए अब
मीना के माता पिता और उसकी मौसी जिस जगह पर पहुंचे थे, उस जगह पर पहुंचते ही तुरंत मीना की मौसी ने कहा, मैंने यही सड़क, यही रास्ता देखा था सपने में। मुझे पता है कहीं ना कहीं यहीं पर मीना और उसका बच्चा है। यहाँ पर ठीक से तलाश करो। और वो वहाँ पर एक एक तरफ चेक करने लगे। अचानक से मीना की मासी के मुंह से जोर से चीख निकल गई। उन्होंने जब चीखा तो फिर तुरंत उनकी चीख सुनकर मीना के माता पिता भागते हुए उनके पास पहुंच गए। उनके हाथ में रोहन का जूता था। वो जूता देखते ही तुरंत मीना की माँ उसे हाथ में लेकर रोने लगी और उन्होंने कहा, यही यही मेरे रोहन के जूते हैं, ये आपको कहाँ पर मिला? मीना की मासी ने उंगली से इशारा करते हुए एक तरफ दिखाते हुए कहा, यहीं पर मिला ये जूता मुझे। अब हमें इसी तरफ देखना चाहिए। मैंने कहा था ना, मैंने यही सड़क देखी थी। और जब उन लोगों ने अच्छे से देखना शुरू किया तो उनको मीना के गाड़ी के कुछ टुकड़े वहाँ उस खाई में नजर आने लगे। ये देखते ही तुरंत मीना के माता पिता की तो जैसे सांस ही अटक गई थी। उनके मन में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे, जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक तसल्ली, एक राहत बची हुई थी कि शायद उनकी बेटी कहीं खो गई होगी या फिर किसी ने किडनैप किया होगा, जो कि आज नहीं तो कल शायद वापस आ जाएगी, मिल जाएगी, सही सलामत होगी। गाड़ी के वो टुकड़े देखते ही उन सारी उम्मीदों पर जैसे एक साथ पानी फिर गया था। अब उनके मन में जो गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे, वो तुरंत उन चीज़ों को देखकर खुद को ये संतुष्टि देना चाहते थे कि इतना बड़ा अगर हादसा हुआ भी है, फिर भी उनकी बेटी और उनका नाती सही सलामत होंगे। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन और रेस्क्यू टीम को कॉल किया। वहाँ पर कुछ ही घंटों में सारी गाड़ियाँ आकर खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी मीना के तलाश में लगी हुई थी। जैसे ही उसके माता पिता का फ़ोन आया, उन्होंने तुरंत एक टीम और एक गाड़ी निकालने के लिए रेस्क्यू टीम वहाँ उस जगह पर भिजवा दी। पूरी जद्दोजहद और काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद मीना की गाड़ी काफ़ी टूटे फूटे कंडीशन में ऊपर आ गई और गाड़ी में पिछली सीट पर मीना का बच्चा रोहन वैसे ही लेटा हुआ था और वो सीट बेल्ट से पूरी तरह से बंधा हुआ था। उसको भी काफ़ी चोटें आई थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो बचा नहीं है। लेकिन जब उसकी नब्ज़ चेक की गई तो वो जिंदा था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। एम्बुलेंस का इंतज़ार करने का वक्त उनके पास नहीं था, क्योंकि इस हादसे को अभी 6 दिन बीत चुके थे और अगर ये हादसा उसी दिन हुआ था तो 6 दिन से वो बच्चा उसी खाई में भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। इसलिए उसकी सांसें चलना ये बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अब मीना की तलाश जारी हुई, क्योंकि मीना उस गाड़ी में कहीं भी नहीं थी। पुलिस वालों ने एक अलग से टीम बुलवाकर खाई के अंदर अब मीना की तलाश शुरू कर दी। उनको उसके बच्चे को ऐसे जिंदा देखकर कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद मीना भी जिंदा हो। चोटें लगी हो सकती हैं, लेकिन क्या पता उसकी भी सांसें अभी चल रही हों। पुलिस के काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी आज का दिन निकल गया, लेकिन मीना का कहीं भी पता नहीं चला। लेकिन पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी थी। अगले दिन भी मीना की तलाश जारी रखी गई और आखिरकार मीना भी मिल गई।
लेकिन मीना को काफ़ी चोटें लग चुकी थी, जिस वजह से मीना की जान जा चुकी थी। मीना की सांसें अब थम चुकी थी। मीना इस दुनिया में नहीं थी और उसकी बॉडी को ऊपर लाया गया। उसकी बॉडी को देखकर उसके माता पिता की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात की तसल्ली थी कि मीना की आखिरी निशानी रोहन वो जिंदा है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो रो तो रहे थे, लेकिन अब उनको रोहन को ठीक करके घर वापस लेकर जाना था। हर कोई रोहन के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। रोहन जब होश में आया तो पुलिस वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पहुँच गई। उन लोगों ने रोहन से सवाल जवाब करने शुरू किए। रोहन को जितनी बातें पता थी रोहन ने वो बताना शुरू किया। रोहन ने बताया कि हमारी गाड़ी एक जगह पर पंचर हो गई थी। मम्मा ने वहाँ पर गाड़ी बनवाई और वहीं से कुछ लोग हमारे पीछे लग गए थे। मम्मा इस जगह पर जब गाड़ी बहुत तेज़ तेज़ भगा रही थी, उससे पहले उन्होंने मुझे इस सीट बेल्ट से बांध दिया था ताकि मैं गिरूं नहीं। और मम्मा बहुत तेज़ तेज़ गाड़ी चला रही थी। अंधेरा हो चुका था, जिसके वजह से शायद मम्मा को सड़क का अंदाज़ा नहीं लगा और उनकी गाड़ी फिसलती हुई उस खाई में जाकर गिर गई। लेकिन रोहन का ये भी कहना था कि वहाँ गाड़ी खाई में गिरने के बाद किसी ने वहाँ आकर उस गाड़ी को बहुत नीचे जाने से रोक दिया। रोहन का ये कहना था कि वहाँ उसकी मम्मा ही आई थी और बहुत तेज रोशनी होने के बाद पहले उसे एक अलग सी परछाई दिखी और उस परछाई ने गाड़ी को बहुत ज़्यादा खाई तक जाने से रोका। लेकिन मम्मा तब तक गाड़ी से गिर चुकी थी, क्योंकि गिरते वक्त ड्राइविंग सीट के साइड का दरवाज़ा टूटकर नीचे खाई में गिर गया था, जिसके वजह से मीना का बैलेंस खराब हुआ और वो गाड़ी से नीचे लुढ़क कर चली गई, जिसके वजह से उसे ज़्यादा चोटें पहुंची और उसकी जान चली गई। रोहन के बताने के मुताबिक जब रोहन वहाँ नीचे गिरा था तो जब तक उसे होश था तब तक वो तेज रोशनी और वो साया जो कि उसे उसकी माँ की तरह लग रहा था वो वहीं उसके आसपास ही था। और फिर रोहन बेहोश हो गया। उसके बाद रोहन को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। रोहन कैसे वहाँ उस खाई में 6 दिनों तक जिंदा रहा। क्या रोहन सच कह रहा था? उसकी माँ मरने के बाद भी उसकी रक्षा कर रही थी, या फिर चोट लगने के वजह से रोहन को ऐसा वहम हुआ? इस बात को कोई सच माने या ना माने, लेकिन मीना के माता पिता इस बात को पूरी तरह से सच मानते हैं कि एक माँ जो जीते जी अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी, वो मरने के बाद अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख पाई। इसलिए उसकी आत्मा 6 दिनों तक वहीं रहकर रोहन की देख रेख कर रही थी, जिसके वजह से रोहन सही सलामत उस खाई से बाहर आ सका। रोहन आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। उसके जहन से ये यादें ज़्यादातर मिट चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी धुंधली यादें आज भी उसके साथ हैं। उसे हमेशा ये एहसास आज भी होता है कि अगर वो किसी मुसीबत में होता है तो उसे उसकी माँ सपने में आकर कोई ना कोई रास्ता बता देती है। ये अपने अपने विश्वास की बात है। कुछ लोग तो कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या मानना चाहते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को भी सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दे दें। और हाँ, अपने फीडबैक के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें ज़रूर बता दें। थैंक यू सो मच मेरे उन सारे प्यारे दोस्तों को जो मुझे टाइम टाइम पर अपना फीडबैक देकर अप्रिशिएट करते रहते हैं और अपना शहर का नाम और ख़ुद का नाम भी बता देते हैं। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। और आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, और चाहें तो हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।